nucleic acid. Nucleic acid like DNA, RNA consist of न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं जो कि एक कंपोनेंट्स के रूप में बायो मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है सेल में। और जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजिनियस बेस हैं, मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो कि शुगर होती हैं, और फॉस्फोरिक ग्रुप जो कि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजिनियस बेसिस, शुगर, और शुगर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि नेचर, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए रहेगा, और यदि राइबोज शुगर है तो आरएनए होता है। तो नाइट्रोजिनियस बेस हैं जो कार्बन कंपाउंड विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है एक रिंग में जो कार्बन के अलावा, जैसे कार्बन की रिंग होती है वैसे तो, लेकिन कार्बन के अलावा कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे बेंजीन है उसमें सारे कार्बन होते हैं स्ट्रक्चर में, यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान है तो। लेकिन बेंजीन में किसी भी एक कार्बन को हटा के यदि हम किसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ले आएं तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल होता है। जैसे एग्जांपल है प्यूरिन, प्यूरिन में एडेनिन ग्वाइनिन आ जाते हैं, जबकि पायरिमिडिन में ये अलग अलग फॉर्म है नाइट्रोजिनियस बेस की। तो इसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आ जाते हैं। तो ये अलग अलग नाइट्रोजिनियस बेस हैं वो पाए जाते हैं डीएनए में, आरएनए में। मोनोसैकेराइड शुगर है वो राइबोज मिलती है। एक मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है राइबोन्यूक्लिक एसिड में, जबकि 2-डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में पाई जाती है। तो शुगर के बेस पे और नाइट्रोजिनियस बेस की कंपोजिशन के बेस पे जो डीएनए और आरएनए है वो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। शुगर comprises ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ ऑन एनी लिविंग टिश्यू और ए सेल। जो शुगर है वो रियल में एक ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाता है। ज़्यादातर शुगर ही पाई जाती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल में। एग्जाम्पल है जैसे एडाइलिक एसिड है, थाइमिडिलिक एसिड है, ग्वानिलिक एसिड है, यूरिडिलिक एसिड है, सिस्टिलिक एसिड है। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के, जब जैसे अमाइनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को हम जेनेटिक जो मटेरियल है या फिर न्यूक्लिक एसिड है वो बोला जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजिनियस बेस अटैच टू ए शुगर। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो जाता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। जबकि यदि हम इन 3 कंपोनेंट्स में से एक फॉस्फेट ग्रुप उसको हटा देते हैं, क्या बचाता है? नाइट्रोजिनियस जो नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच होता है? शुगर के साथ ही मिलेंगे, बस तीसरी कंपोनेंट वो नहीं मिलेगा। जैसे एडिनोसाइन, इनको नाम लिखते टाइम साइन लगाया जाता है पीछे। ये एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और जो साइटिडीन है। तो साइन जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्यूरिन्स के लिए हैं, और जो आइन वर्ड यूज किए जाते हैं वो पायरिमिडीन के लिए हैं, आइंस। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, जो डीएनए और जो आरएनए का फॉर्मेट एक देखने को मिलता है। जैसे चेन में पाए जाते हैं ये, और काफ़ी सारी जो चेन है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो वाटसन और क्रिक ने जैसे जो डीएनए का एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्ट्रक्चर दी थी। तो एक बी टाइप का डीएनए, डीएनए की काफ़ी फॉर्म पाई जाती हैं। ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म बी डीएनए होता है। और डीएनए की आपने काफ़ी जगह पे प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, या फिर जो अलग अलग जगह पे पिक भी देखी होगी डीएनए की, काफ़ी फैमिलियर पिक होती हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक साइड में, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, जो दोनों क्या है एक दूसरे में हेलिकल स्टेयरकेस जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे जो घुमावदार सीढ़ी है उस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनाती हुई मिलती हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ बेसिस। और जहाँ पे जो नाइट्रोजिनियस बेस हैं वो पेयर बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है डिटेल में 12th में रहती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर रहेगा वहाँ पे काफ़ी डिटेल में, यहाँ पे एक आप आइडिया ले सकते हो डीएनए की स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर प्रत्येक जो स्टेप है, जैसे सीडी का एक प्रत्येक स्टेप होता है वो असेंट्स एंड द स्ट्रैंड टर्न्स 30 डिग्री। तो हर एक, जैसे घुमावदार सीढ़ी में हर एक सीढ़ी पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है ऊपर वाली पीक में, और उसके बाद सेकंड वाला स्टेप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाए मिलेगा फर्स्ट के साथ में। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 स्टेयरकेस। एक बारी जब जैसे कंप्लीट, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ तक एक जो पूरा टर्न घूम जाता है स्टेयरकेस का, तो वो 10 स्टेप 10 सीढ़ियाँ लिए होता है, या फिर 10 बेस पेयर हैं वो लिए हो जाते हैं, उनके पास 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। पिच का मतलब है डिस्टेंस, प्रत्येक जो टर्न के बीच में, जैसे एक टर्न कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक आप एक टर्न मान सकते हो,
बल्कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा पूरा एक टर्न है, उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, और जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट टर्न के बीच में वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एंगस्ट्रॉन किसको बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर को बोलते हैं, बहुत ही छोटी इकाई होती है मीटर की ये। राइज पर बेस पेयर वुड बी, और जिसकी वजह से पर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, एक से डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? यदि हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन रहती हैं। More than a dozen forms of DNA named after English alphabet with unique structural features। तो काफ़ी सारे डजन्स का मतलब 12 से भी ज़्यादा प्रकार के जो डीएनए है वो पाए जाते हैं, और उनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से हम, जैसे ये बी डीएनए हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, तो उनको स्ट्रक्चरल फीचर के बेस पे अलग अलग हम समझते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, एक स्टेयर केस जैसी सीढ़ी होती है, घुमावदार सीढ़ी, तो उनमें हम वाटसन और क्रिक को देख सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एक इवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी है वो दी थी, और जिसके बेस पे काफ़ी सारी जो मिस्ट्री हैं जेनेटिक मटेरियल की वो सॉल्व होती गई है।